तो आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं 16 क्लॉजेज ऑफ कारो की तरफ। 16 क्लॉजेज ऑफ कारो पहले हम दो स्टेप्स में पढ़ेंगे। पहले स्टेप्स में मैं आपको सारे क्लॉजेज समझाऊंगा, सारे क्लॉजेज में क्या क्या बातें हमें रिपोर्ट करनी होती है। फिर उसके बाद में हम 16 क्लॉजेज ऑफ कारो को याद करने का तरीका बताऊंगा मैं आपको, जिससे आप एकदम से बता सकते हैं ये कौन से क्लॉज है। कोई भी अगर मैं आपको नाम लेता हूँ तो आप एकदम बता पाएंगे ये कौन से क्लॉज है, पूरा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने की। तो चलिए पहले मैं आपको 16 क्लॉज ऑफ कारो समझाने के लिए चलता हूँ। इसमें क्लॉज वन आता है फिक्स्ड एसेट के ऊपर। तो फिक्स्ड एसेट होते हैं वेदर द, पहला इसमें हमें तीन बातें रिपोर्ट करनी होती हैं। सबसे पहले, वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स showing full particulars including quantitative details and situation of fixed asset। क्वांटिटेटिव डिटेल्स और सिचुएशन, दो चीज़ें हमें बतानी पड़ेगी कि इस चीज़ के रिकॉर्ड कंपनी मेंटेन कर रही है या नहीं। फिर दूसरी बात आती है, वेदर दीज फिक्स्ड एसेट हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट ने इन्हें फिजिकली वेरीफाइड कराया एट रीजनेबल इंटरवल। दूसरी बात पे हमें फिजिकल वेरिफिकेशन के ऊपर रिपोर्ट देनी है। तीसरी चीज़ फिक्स्ड एसेट पे हमें रिपोर्ट देनी होती है कि वेदर द टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी टाइटल डीड्स जो हैं कंपनी के नाम पे है या नहीं। तो तीसरी चीज़ हमें टाइटल डीड्स के ऊपर फिक्स्ड एसेट में रिपोर्टिंग करनी होती है। फिर क्लॉज टू की बात करें तो क्लॉज टू है इन्वेंट्रीज़ के ऊपर। इसमें हमें खाली फिज़िकल वेरिफिकेशन बताना है कि कंपनी ने फिज़िकल वेरिफिकेशन करा है या नहीं इन्वेंट्री का। तो ये अगर हम पढ़ें, वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्री हैज़ बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल बाय मैनेजमेंट and whether any material discrepancies were noticed, and if so, whether they have been physically properly dealt within the books of account। फिर थर्ड क्लॉज की बात करें तो लोन्स टू सेक्शन 189 पार्टीज़, तो कंपनी ने जो भी लोन दे रखे हैं सेक्शन 189 पार्टीज़ को, उसके ऊपर रिपोर्टिंग के ऊपर है तीसरा क्लॉज। तो इसमें है, वेदर द कंपनी हैज़ ग्रांटेड एनी लोन्स टू पार्टीज़, क्या कोई लोन दिए हैं, जो कंपनी एक रजिस्टर बनाती है सेक्शन 189 के अंदर, उन वाली पार्टीज़ को अगर कोई लोन दिया है तो पहले बताना हमें लोन दिया है या नहीं। फिर वेदर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ग्रांट, तो टर्म्स एंड कंडीशन जो है लोन की वो कोई प्रीजुडिशियल तो नहीं है कंपनी के इंटरेस्ट में। वेदर द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, क्या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट का कोई शेड्यूल बनाया गया है, तो उसके बारे में बताना है। और बनाया गया है तो क्या रिसीट्स उसकी रेगुलर आ रही हैं शेड्यूल के अकॉर्डिंगली। और तीसरी चीज़ हमें इसमें रिपोर्ट करनी होती है, इफ़ द अमाउंट इज़ ओवर ड्यू स्टेट द टोटल अमाउंट ओवर ड्यू। अगर हमने लोन दे दिया और पैसा नहीं आ रहा तो 90 डेज से ऊपर जो भी ओवर ड्यू अमाउंट चल रहा होगा वो हमें अमाउंट बताना पड़ेगा कि टोटल ओवर ड्यू कितना है। और कंपनी ने वेदर रीजनेबल स्टेप्स, कंपनी ने क्या रीजनेबल स्टेप्स लिए फॉर रिकवरी, कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आने के लिए क्या रीजनेबल स्टेप्स लिए कंपनी ने, ये बताना है। फिर लोन्स गिवन टू, क्लॉज 4 हमारा लोन्स गिवन टू सेक्शन 185 एंड 186 को है। तो जैसे आपने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा होगा, सेक्शन 185 186 में ये रहते हैं लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, किसी हमने अपने किसी रिलेटेड पार्टी को, या वैसे तो नहीं दी, इसके ऊपर होता है ये कि एक लिमिट तक दे सकते हैं हम। तो इसके लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी एंड सिक्योरिटी, वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 एंड 186 हैव बीन कंप्लाइड विद, इफ़ नॉट प्रोवाइड डिटेल देयर ऑफ, क्या कंप्लाई करा है या नहीं, और नहीं करा तो उसकी डिटेल दे दो क्यों नहीं करा। फिर क्लॉज 5 होता है हमारा डिपॉजिट्स के ऊपर। तो डिपॉजिट्स में हम अगर देखा जाए तो ये होता है कि कंपनी ने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट तो नहीं करे, और डायरेक्टिव इशूड बाय आरबीआई ने इसके ऊपर सेक्शन 73 और 76 में कुछ डायरेक्टिव्स दे रखे हैं, तो वो डायरेक्टिव्स कंप्लाई हुए हैं या नहीं ये हमें रिपोर्ट करना होगा। और उसके बाद क्लॉज 6 में आ जाता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो इसमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स कंपनी बना रही है या नहीं, तो इसके है, वेदर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड हैज़ बीन स्पेसिफाइड बाय सीजी अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 148। सेक्शन 148 है कंपनीज एक्ट का इसके ऊपर। तो अगर सीजी ने कह रखा है तुम्हें कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं तो कंपनी बना रही है या नहीं, इसके ऊपर रिपोर्टिंग की जाती है क्लॉज 6 में। क्लॉज 7 स्टैच्यूटरी ड्यूज़ के ऊपर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको पीएम और स्टडी में।
तो स्टैच्यूटरी ड्यूज़ का ये है, वेदर द कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैच्यूटरी ड्यूज़। तो अनडिस्प्यूटेड कंपनी एक्सेप्ट कर रही है कि हमें पे करना है, तो कंपनी अगर एक्सेप्ट कर रही है तो ऐसे स्टैच्यूटरी ड्यूज़ कंपनी दे रही है या नहीं। इसमें स्टैच्यूटरी ड्यूज़ में ऐसा जाते हैं प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, ड्यूटी ऑफ कस्टम, ड्यूटी ऑफ एक्साइज, वैट और कोई सेस वैसे, ये सब स्टैच्यूटरी ड्यूज़ में आ जाते हैं। और अगर नहीं दे रही तो एक्सटेंट ऑफ एरियर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टैच्यूटरी ड्यूज़ हमें बताने हैं कि कितने आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं, और एज ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर कंसर्न फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा के लिए लास्ट डेट पे कितने स्टैच्यूटरी ड्यूज़ पेंडिंग है वो हमें बताने पड़ेंगे। और दूसरी चीज़ हमें ये बात तो कही थी अनडिस्प्यूटेड स्टैच्यूटरी ड्यूज़ की, और अगर डिस्प्यूटेड स्टैच्यूटरी ड्यूज़ हैं तो उसके ऊपर है तो वेदर ड्यूज़ ऑफ इनकम टैक्स, सेल टैक्स और सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी और एक्साइज और वैट, यानी जो भी टैक्सेस चल रहे हैं, इनका अगर कोई पैसा नहीं जमा हुआ किसी डिस्प्यूट की वजह से, कि डिस्प्यूट चल रहा है कि हमें देना है या नहीं देना, तो इस केस में ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा अमाउंट इन्वॉल्व एंड द फॉरम, कहाँ पे केस पेंडिंग चल रहा है और कितना अमाउंट है, ये चीज़ें ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करनी पड़ेगी। तो उसके बाद अगला क्लॉज आ जाता है, क्लॉज 8 है हमारा लोन रीपेमेंट के ऊपर। लोन रीपेमेंट में ये है वेदर द कंपनी हैज़ डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन, कंपनी ने कोई लोन ले रखा है, उसका पैसा नहीं दे रही, तो उसके ऊपर ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि बैंक ने कंपनी का अकाउंट एनपीए कर दिया कि ये कंपनी पैसा नहीं दे रही थी, इसके ऊपर क्लॉज है। तो ये जनरल से क्लॉज है, ऐसी कोई खास बात नहीं है इसमें। वेदर द कंपनी हैज़ डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स, क्या कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट करा है रीपेमेंट करने में, और इफ़ येस द पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट, ये हमें रिपोर्ट करना है। फिर क्लॉज 9 है आईपीओ और एफपीओ के ऊपर। कंपनी अगर कहीं से पैसा लेती है या टर्म लोन के थ्रू या आईपीओ या एफपीओ के थ्रू, तो उस पैसे को जिस पर्पज़ के लिए उसने रेज़ किया है, पर्पज़ बताया होगा पैसे लेते वक्त, उसी में ही यूटिलाइज़ करा है या नहीं। ये क्लॉज इतना सिंपल सा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो वेदर मनी रेज बाय वे ऑफ आईपीओ, एफपीओ including debt instrument and term loans were applied for the purpose for which they were raised. If not, the details together and delays or default, subsequent rectification if any. अगर कोई डिफ़ॉल्ट करा था तो सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन बाद में सही कर दिया, उसको भी डिस्क्लोज कर दो। क्लॉज 10 अच्छा क्लॉज है, फ्रॉड्स के ऊपर है, ये कई सारे क्वेश्चन में आप मेंशन कर सकते हैं, कारों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फ्रॉड में है वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉय, तो कंपनी ने कोई फ्रॉड करा या कंपनी के ऊपर फ्रॉड हुआ, दोनों चीज़ें ऑडिटर को रिपोर्ट करनी होगी। अगर हुआ है तो नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व, किस तरह का फ्रॉड है और कितना अमाउंट इन्वॉल्व है इसमें, ये चीज़ ऑडिट रिपोर्ट में डाल दो कारों की। तो फिर क्लॉज 11 आ जाता है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो वेदर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हैज़ बीन पेड, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो है सेक्शन 197 में पे होती है, और शेड्यूल वी में भी गिवन है अगर लॉस है तो क्या करना है, इस तरह से। तो इसके हिसाब से अगर पे हो रही है तो ठीक है, ओके ओके, नहीं तो फिर हमें ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड देनी पड़ेगी कि इसके हिसाब से पे नहीं हो रही, तो ऑडिटर को इसके ऊपर रिपोर्ट देनी है कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन सेक्शन 197 के हिसाब से पे हो रही है या नहीं। फिर क्लॉज 12 है निधि कंपनी, ये क्वेश्चन आया भी था नवंबर 16 के एग्ज़ाम में। तो निधि कंपनी तो ये है वेदर द निधि कंपनी हैज़ कंप्लाइड विद नेट ओन फंड टू डिपॉजिट इन द रेशो 1:20। तो नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट जो है 1:20 की रेशो में निधि कंपनी मेंटेन कर रही है या नहीं, इस क्लॉज में इसके ऊपर हमें रिपोर्टिंग करनी होती है। फिर हमारा क्लॉज 13 है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के ऊपर। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कंपनीज एक्ट में सेक्शन होते हैं इसके 177 और 188। तो इससे कंप्लाई कर रही है कंपनी या नहीं, कोई भी रिलेटेड पार्टी से अगर ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वेदर ऑल ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज आर इन कंप्लायंस विद सेक्शन 177 एंड 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट वेयर एप्लीकेबल एंड द डिटेल्स हैव बीन डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटसेट्रा एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 18, तो उसके हिसाब से डिस्क्लोज करा है या नहीं ये भी हम रिपोर्ट कर देंगे, और सेक्शन 177 188 कंप्लाई कर रही है ये भी। फिर क्लॉज 14 है प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर। प्राइवेट प्लेसमेंट होता है कि कंपनी ने जैसे एक आईपीओ निकाला तो सबको इक्वल चांस है उसमें अप्लाई करने का। प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी में प्रमोटर्स को या किन्हीं खास बंदों को स्पेशली प्रेफर करके उन्हें शेयर्स अलॉट करे,
तो अगर कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट करा है तो भी ऑडिटर को रिपोर्ट करना है। और ये भी रिपोर्ट करना है कि whether the requirement of section 42 of the Companies Act have been complied with and the amount raised have been used for the purpose। जो अमाउंट रेज करा है उसी पर्पज़ के लिए यूटिलाइज करा है या नहीं, और सेक्शन 42 कंप्लाई करा है या नहीं। और फिर सेक्शन क्लॉज 15 की बात करें तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन के ऊपर है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन हमने कंपनी एक्ट में सेक्शन पढ़ा था इसके ऊपर 192, तो हमें इसमें कुछ खास बात नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर नॉन कैश ट्रांजेक्शन है तो सेक्शन 192 कंप्लाई हुआ है या नहीं, इसके ऊपर रिपोर्ट कर देंगे और कोई बात नहीं। फिर क्लॉज 16 है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू NBFC। अगर कंपनी को ज़रूरत है कि वो रजिस्टर्ड हो, सेक्शन ये दिया हुआ है 45IA ऑफ द RBI एक्ट, तो ये इस वाले सेक्शन में क्या है, रजिस्ट्रेशन NBFC के ऊपर है कि अगर आप NBFC है तो आपको ये सर्टिफिकेट लेना है। तो इसमें अगर सेक्शन उसमें आते हैं हम, तो रजिस्ट्रेशन ले रखा है या नहीं ये रिपोर्ट कर देंगे। तो चलो अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताता हूँ, ये आपको सारे क्लोज वाइज याद हो जाए तो इसमें तो बहुत मज़ा आ जाएगा कि अगर हम एकदम बता दें कि कौन सा क्लॉज कहाँ आता है। पहले इसे सारे समझ गए और क्लॉज नंबर भी लिखेंगे तो एग्ज़ाम में तो बल्ले बल्ले है। तो चलो मैं आपको क्लॉज याद करने की ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक एक पिक्टोरियल ट्रिक है, जैसे पिक्चर देख के हमें सब चीज़ें याद हो जाती हैं, तो इसी तरीके से ये याद हो जाएंगी। ये जो याद करने का तरीका है किसी और टीचर ने बनाया है, खैर हमें इससे क्या लेना, हमें तो मेन चीज़ याद होनी चाहिए। सारे क्लॉजेस काफ़ी अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैं आपको इसी ट्रिक से पढ़ाना चाहूँगा। तो एक ये फ़ोटो देखिए जैसे आपके सामने है, इसमें सबसे पहले ये समझिए कि आप CA बन गए, पास हो गए, तो बहुत खुश हैं आप, CA बन गए। तो सबसे पहले आपने क्या करा, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन गए कि थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर लीजिए। आप तो CA बन गए, थोड़े प्रोफेशनल क्लोथ, स्टेशनरी ये सब खरीद लेते हैं हम। फ्लिपकार्ट पे जाके आपने शॉपिंग करी मज़े से, अपने प्रोफेशनल क्लोथ्स, कोट टाई और स्टेशनरी खरीदी फ्लिपकार्ट से जाके। फिर CA बने थे, सोचा इंटरव्यू देने जाना है तो मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बड़ी शहर में ही जाएंगे। तो आपने इंडियन एयरलाइंस पे जाके फ़्लाइट के टिकट बुक करा लिए कि मुझे मुंबई जाना है, वहाँ के टिकट बुक है आपने इंडियन एयरलाइंस से जाके। फिर अब दूसरे शहर जाना है तो वहाँ पे कुछ लोगों को जानना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए आपने लिंक्डइन एक साइट होती है, उससे जाके लिंक्डइन पे आपने वहाँ के लोग बाग जो हैं, कोई रिश्तेदार जान पहचान वाला या फिर कोई भी है, उनसे अपनी बात बनाई कि इस तरह से मैं आ रहा हूँ। आपने लिंक्डइन पे जाके इन्फॉर्मेशन दे दी। फिर live.com पे जाके आपने ईमेल आईडी बना ली अपनी, ईमेल आईडी बनाई कि उन्हें आप अपना रिज्यूम भेज सकें। रिज्यूम भेजने के लिए आपको उसमें अटैचमेंट लगानी है। अटैचमेंट के लिए आपने फ़ाइल सेलेक्ट करी उसकी ड्रॉप बॉक्स से। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है ड्रॉप बॉक्स। फिर ड्रॉप बॉक्स के बाद में आपने CNN से वहाँ के बारे में थोड़ी सी न्यूज़ पता करी कि मुंबई में या फिर चेन्नई में जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। CNN न्यूज़ से आपने ये पता लगाया। तो फिर से अगर एक बार समझिए इन स्लाइड्स को, फ्लिपकार्ट से जाके आपने शॉपिंग करी, फिर इंडियन एयरलाइंस के से आपने टिकट बुक करे, फिर लिंक्डइन से आपने वहाँ के लोग बागों को जाना या फिर अपने रिश्तेदारों को जो वहाँ पे रहते थे उनसे बात करी। live.com पे आपने मेल आईडी बना के जिससे रिज्यूम भेज सकें। रिज्यूम के अटैचमेंट लगाने के लिए आपने ड्रॉप बॉक्स से अटैच फाइल ली और उसके बाद में CNN से आपने वहाँ के बारे में जाना कि क्या चल रहा है आजकल, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारे शुरू के 6 क्लॉज कवर कर देते हैं ये वाली स्लाइड। जैसे फ्लिपकार्ट F से फिक्स्ड एसेट, इंडियन एयरलाइंस I से इन्वेंट्रीज, लिंक्डइन से लोन, तो लोन टू सेक्शन 189 पार्टीज। फिर इसके बाद live.com भी लोन है, तो ये लोन गिव अंडर सेक्शन 185 186। तो लोन के दो तो यहाँ हो गए, एक बाद में और आएगा, तो लोन के तीसरा चौथा। और इंडियन एयरलाइंस इन्वेंट्री, ड्रॉप बॉक्स टी से डिपॉजिट्स टेकन और CNN से कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो ये 6 क्लोज आपको बिल्कुल नंबर वाइज इमेजेस अगर आप दिमाग में बिठा लेंगे, 3 ऐसे थी 3 ऐसे थी, तो बिल्कुल आराम से याद हो जाएंगे कि कहाँ पे क्या है एकदम से। उसके बाद ये सेकंड स्लाइड देखिए। सेकंड स्लाइड में आप जैसे मुंबई पहुँच गए
कि मुझे अपना इंटरव्यू देना है नई नई कंपनीज़ में, आपने मेल डाली थी बहुत सारी कंपनीज़ को, तो सबसे पहले आपने सोचा एक बैंकिंग कंपनी में जाया जाए। सीए हैं, बैंक बहुत अच्छे रहते हैं हमारे लिए, बैंक से ही जुड़े रहते ज़्यादातर। तो बैंकिंग कंपनी, तो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक अगर देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए आप ऑडिट उसके लिए, जॉब के लिए। फिर उसमें इंटरव्यू दे दिया, उन्होंने कहा चलो ठीक है आपको बताएंगे। हमने सोचा इंश्योरेंस कंपनी में जाया जाए। इंश्योरेंस में गए तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी एल आई सी में गए। एल के बाद में फिर आपने सोचा सॉफ्टवेयर कंपनी में जाया जाए। इन्फोसिस में गए। फिर फिनोलेक्स केबल्स में गए। फिर एक मोबाइल कंपनी माइक्रोमैक्स, आप सुना ही होगा आप सब ने, माइक्रोमैक्स में गए। इंटरव्यू दे रहे हैं हम अपना कि वो अपना जो भी है जॉब लग जाएगी अपना। फिर एक नेटवर्क 18 में गए। कुल मिला के हम 6 कंपनीज में इंटरव्यू देने गए। एक बैंकिंग कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एल में, इन्फोसिस में, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड में, माइक्रोमैक्स में और नेटवर्क 18। ये आपके नेक्स्ट 6 क्लोज यानी 6, 7 to 12 ये क्लोज आपके कवर हो गए बिल्कुल। एस से स्टैच्यूटरी ड्यूज। लोन का जो तीसरा बचा था वो था लोन रीपेमेंट, जो भी हमने लोन लिया है उसे रीपे कर रहे हैं या नहीं। से लोन रीपेमेंट। इन्फोसिस आई से एफ वाला है ये, जिसमें टर्म लोन भी हो जाता है, कोई भी पैसा लिया है तो उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करा या नहीं। फिनोलेक्स के बिल्स में एफ से हो जाता है फ्रॉड के ऊपर। तो एकदम ध्यान आ जाएगा कि 7 था, उसके बाद ये था, तो आप काउंट कर पाएंगे आराम से कि क्लॉज 10 पे फ्रॉड है। एम से मैनेजरियल रेम्युनरेशन माइक्रोमैक्स में, नेटवर्क 18 एन से निधि कंपनी। तो ये आपके 6 पहली स्लाइड से 6 इस वाले से 12 क्लॉज कवर हो गए बिल्कुल। सब याद रहेंगे, आप एक दो बार अगर इसे पिक्टोरियल अपने दिमाग में इमेज बिठाएंगे सारे क्लॉज याद आ जाएंगे एकदम। फिर ये मान लिया आप इंटरव्यू में देने से पहले बाहर बैठे थे, तो दिमाग तरोताज़ा रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप कुछ चीज़ें खा रहे थे कि इंटरव्यू में एकदम होपलेस ना हो, थोड़ा सा पेट भी सही रहे, तो कुछ चीज़ें खा रहे थे। क्या क्या खा रहे थे? पहले तो रेजिन्स हो गई आपकी किशमिश, कि अपना किशमिश खाया जाओ थोड़े बहुत, ठीक रहेगा। और पाइनएप्पल खा रहे हो, अच्छा लगता है सबको, पाइनएप्पल खाया। एक नट्स, और फिर कैरेट्स। हम ये चीज़ें खा रहे थे जिससे कि हम बिल्कुल तरोताज़ा रहें, इंटरव्यू में कोई दिक्कत ना आए। तो ये स्लाइड आपके बाकी के 4 क्लॉज और कवर कर देती है, 13 to 16। आर से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, पी से प्राइवेट प्लेसमेंट, एन से नॉन कैश ट्रांजेक्शन, सी से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय आरबीआई। तो पूरे के पूरे 16 क्लॉजेस कवर हो जाते हैं और आपको बिल्कुल याद हो जाते हैं। तो ये जो पिक्चर टेक्निक बताइए, इसे आप एक दो बार घर पे अगर पिक्चर देखेंगे, हमेशा के लिए आपको इस 16 क्लॉजेस याद हो जाएंगे विद नंबर। और डिटेल्स आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो कारो यहीं पे आपका समाप्त होता है।